देखिए, आज जिस विषय पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा, PRORATA, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब ये इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस है क्या चीज? देखिए, जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, अब ओवर सब्सक्राइब का अर्थ आप लोग जानते हो। ओवर सब्सक्राइब होने का मतलब यह है कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एडवर्टाइज पब्लिश किया था, प्रॉस्पेक्टस पब्लिश किया था, उसमें जितने शेयर्स इशू करने का कंपनी ने मेंशन किया था, मतलब जितने शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही थी, यदि एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा शेयर्स के लिए आ जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब जैसे मान लीजिए कंपनी 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती थी, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गए 50,000 शेयर्स के लिए, तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि भाई कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब यदि इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं जिसमें इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन उसमें ये किया जाता था कि कंपनी जितने भी शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती थी। उनमें से कुछ ऐसे शेयर एप्लीकेंट्स सिलेक्ट करती थी जिनको तो कंपनी फुल अलॉटमेंट कर देती थी, मतलब जितने शेयर मांग रहे उतने शेयर दे दिए, और कुछ लोगों को टोटली रिजेक्ट कर देती थी, मतलब एक भी शेयर नहीं देती थी। अब ये प्रोराटा बेसिस उससे कुछ भिन्न है, ठीक है। अब प्रोराटा बेसिस क्या है, इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि जैसे पहले हमने इसके पहले जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस देखे उसमें कंपनी क्या करती थी और प्रोराटा बेसिस में कंपनी क्या करेगी। देखिए, सपोज किसी कंपनी के पास में केवल 40,000 शेयर्स है इशू करने के लिए और एप्लीकेशन आ जाए 50,000 शेयर्स के लिए, तो देखिए शेयर्स टू बी इशूड ऑनली 40,000 शेयर्स है कंपनी के पास, और एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर, और एप्लीकेशन अगर रिसीव हो जाते हैं 50,000 शेयर्स के लिए। अब ऐसा मान लीजिए कि 50,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी को केवल 3 लोगों ने अप्लाई किया है एप्लीकेशन केवल 3 लोगों की तरफ से आए हैं। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो लाखों लोगों की तरफ से एप्लीकेशन आते हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मान लीजिए कंपनी को 40,000 शेयर्स इशू करना थे और एक कंपनी के पास जो 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, ये 3 एप्लीकेंट्स की तरफ से आए। एक मिस्टर एक्स है जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एक मिस्टर वाई है उसने भी 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और एक मिस्टर जेड है जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और इसलिए कंपनी के पास टोटल 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें इशू और सब्सक्राइब हो जाता था कभी, तो वैसे केस में क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये मैंने अभी बताया कि कंपनी के पास केवल 40,000 शेयर्स इशू करने के लिए और ये 3 लोगों की तरफ से टोटल 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, तो कंपनी क्या करती थी, पहले जो हमने इसके पहले देखा, कंपनी ये करती थी कि भाई कंपनी के पास जैसे केवल 40,000 शेयर्स है, तो कंपनी ये करेगी कि भाई ये मिस्टर एक्स ने 20,000 मांगा है, इसको फुल अलॉटमेंट कर देंगे। ये वाई ने भी अगर 20,000 शेयर्स मांगे, इसको भी फुल अलॉटमेंट, मतलब इसको भी फुल अलॉटमेंट का मतलब इन दोनों को जितने शेयर्स इन्होंने मांगे, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने शेयर्स पूरे दे देंगे। अब एक्स ने 20,000 मांगे थे, एक्स को 20,000 दे दिए, वाई ने 20,000 मांगे थे, वाई को 20,000 दे दिए, तो कंपनी के पूरे 40,000 शेयर्स खत्म हो गए।
अब जेड को देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये जेड का 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट कर देती थी। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, ये एक्स और वाई ये दो एप्लीकेंट्स को तो कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दिया, और ये जो जेड है इसका एप्लीकेशन आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। इसको कहते थे आउटराइट रिजेक्शन, आउटराइटली रिजेक्शन। इसमें कुछ लोगों को कंपनी जितने शेयर मांगे उतने दे देती थी, कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट, और कुछ लोगों को टोटली रिजेक्ट कर देती थी। ठीक है, कंपनी के पास जैसे 40,000 शेयर है, तो दो लोगों को तो 20-20 हजार मांगे थे, 20-20 हजार दे दिए, और इसको ये 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले जेड को एक भी नहीं दिया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अगर इश्यू और सब्सक्राइब हो जाता है तो उस समस्या को हल करने का ये एक तरीका हो गया, और इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे केस में कंपनी क्या करती थी कि भाई ये दो लोगों को तो शेयर अलॉट किए हैं, इनका जो भी एप्लीकेशन मनी है वो तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती थी, और जैसे मिस्टर जेड का 10,000 शेयर का एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसके 10,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड कर देती थी। ऐसे प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अब ये अगर इश्यू प्रो राटा बेसिस, अगर इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि यदि मान लीजिए इसी तरह से कंपनी का इश्यू और सब्सक्राइब हो जाए, कंपनी के पास 40,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के लिए है, और ठीक ऐसी स्थिति है, मान लो एक मिस्टर एक्स नाम का एप्लीकेंट है, उसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एक मिस्टर वाई का नाम का एप्लीकेंट है, उसने भी 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और एक मिस्टर जेड नामक एप्लीकेंट है, उसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब अगर इनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना है, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी? अब मैं पहले आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि कंपनी किसी भी एप्लीकेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं करते कि भाई किसी भी एप्लीकेंट को एक भी शेयर नहीं दिया, उसका एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करती। इस केस में कंपनी हर शेयर एप्लीकेंट को जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है उतने शेयर नहीं देती, उससे कम शेयर्स देती है, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स कम है, एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर्स के लिए आया है, तो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है उतने कंपनी के पास है ही नहीं, उतने तो अलॉट नहीं कर सकती कंपनी। तो हर एप्लीकेंट को जितने शेयर्स उसने मांगे उतने देना संभव नहीं है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है कि बजाय इसके कि भाई कुछ लोगों को तो जितने मांगे उतने शेयर दे दिए, यानी फुल अलॉटमेंट, और कुछ लोगों को टोटली रिजेक्ट कर दिया, ऐसा न करते हुए कंपनी क्या करती है कि हर एप्लीकेंट को जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, मतलब जितने शेयर्स उसने मांगे उतने ना अलॉट करते हुए उससे कम शेयर अलॉट करती है, पर हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स कंपनी अलॉट जरूर करती है। ठीक है, जितने मांगे उतने नहीं देती, जितने के लिए अप्लाई किया उतने नहीं देती, उससे कम देती है, पर हर एप्लीकेंट को थोड़े थोड़े शेयर्स इस तरह से अलॉट करती है कि कंपनी के तो उतने ही शेयर इशू होते हैं जितने कंपनी के पास है, लेकिन हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाते हैं। इसको कहा जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ये है कि जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है लोगों ने उतने शेयर ना देते हुए उससे कम शेयर देना, इसको कहा जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब जैसे इस केस में यदि कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट करना चाहती है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट कैसा होगा? देखिए, कंपनी के पास टोटल 40,000 शेयर है और कंपनी के पास इन तीन लोगों के तरफ से एप्लीकेशन आए हैं 50,000 शेयर्स के लिए। 40,000 शेयर्स है, 50,000 के लिए एप्लीकेशन आया। अब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, इनका रेशियो देखिए। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड है 40,000 और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, यानी 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को कंपनी केवल 40,000 शेयर्स थोड़े थोड़े देना चाहती है। इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, हर किसी को थोड़े थोड़े। तो इसका मतलब 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को केवल 40,000 शेयर्स देना है। कंपनी के पास 40,000 ही है, तो ये 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले शेयर होल्डर के बीच ये 40,000 शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
इस तरह से कि हर किसी को थोड़े थोड़े शेयर मिल जाए। तो 40,000 शेयर्स कंपनी को देना है 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को। तो इसका रेशियो कैसा हो रहा है, 40,000 आउट ऑफ 50,000, 40,000 आउट ऑफ 50,000, ठीक है। 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 40,000 देना है, इसको हम कहेंगे 40,000 आउट ऑफ 50,000, ठीक है। अब 40,000 आउट ऑफ 50,000 मतलब 40,000 बाय 50,000, ठीक है। 40,000 बाय 50,000, ये रेशियो हो रहा है 4/5। अगर ये रेशियो 4/5 हुआ, इसको कहा जाता है प्रोराटा रेशियो। ये 4/5 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब कंपनी क्या करेगी कि जितने भी शेयर एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने टोटल जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है उतने न देते हुए हर किसी को उसका केवल 4/5 देंगे। जितने शेयर्स के लिए हर आदमी ने अप्लाई किया है उसका 4/5 देंगे। जैसे जो के लिए उसने अप्लाई किया है उतने न देते हुए उसका 4/5 देंगे। जैसे अब एक्स ने अप्लाई किया है 20,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी इसको 20,000 न देते हुए इसका 4/5 देगी। तो कितना हो गया, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 का मतलब हो रहा है 16,000। देख लीजिए आप 20,000 को 4/5 से यदि आप मल्टीपल करते हैं तो 16,000 आ रहा है। वाई ने भी 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसको भी 20,000 शेयर्स ना देते हुए 20,000 का 4/5 मतलब 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, ठीक। इसको भी कंपनी 60,000 शेयर्स देती है। कितना, 16,000, ठीक है। और झेड़ ने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स, तो झेड़ को भी 10,000 शेयर्स ना देते हुए 10,000 का 4/5 मतलब 10,000 इंटू 4/5 वो हो रहा है 8,000। तो इसको कंपनी देगी 8,000 शेयर्स, ठीक है। इसको कंपनी देगी 8,000 शेयर्स। अब देखिए इस केस में कंपनी के तरफ से तो बराबर 40,000 शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुए, जितने उनके पास थे उतने इशू हुए। एक्स को 16,000 इशू कर दिए, वाई को 16,000 इशू कर दिए, जेड को 8,000। यदि आप इनकी टोटल करते हैं तो ठीक 40,000 शेयर्स हुए, मतलब जितने शेयर्स कंपनी के पास थे उतने। ये तीनों को बराबर कंपनी ने उतने ही शेयर इशू किए जितने कंपनी के पास थे 40,000। जितने इन्होंने मांगे थे उतने नहीं किए। इनकी टोटल डिमांड तो 50,000 शेयर्स की थी, लेकिन हर किसी को जितने मांगे उसके 4/5 दिए गए, जिसकी वजह से कंपनी के केवल 40,000 शेयर्स ही डिस्ट्रीब्यूट इशू हुए। अब इस केस में हुआ क्या है इस केस में देखिए आप, किसी को भी जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था उतने नहीं मिले। एक्स ने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए, लेकिन उसको मिले केवल 16,000, ठीक है। वाई ने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए, उसको भी मिला 16,000। और जेड ने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स के लिए, उसको मिले 8,000। किसी भी एप्लीकेंट को जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया उतने नहीं मिले, उससे कम मिले। लेकिन इसमें एक चीज हो गई कि इसमें ऐसा कोई शेयर एप्लीकेंट नहीं है जिसको कंपनी ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। हर किसी को कम क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को थोड़े थोड़े शेयर्स मिल गए। इसको कहा जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इसमें कंपनी का जो इशू और सब्सक्राइब हो गया था वो समस्या भी हल हो गई। कंपनी के पास इशू करने के लिए कोई 40,000 शेयर्स थे, लेकिन इन तीन लोगों की तरफ से टोटल एप्लीकेशन आए थे 50,000 शेयर्स के। तो कंपनी ने हर किसी को जितने मांगे उसके 4/5 दिए, जिसकी वजह से कंपनी के बराबर 4,000 शेयर्स इशू हुए। और इसमें से कोई भी डिसअपॉइंटेड नारायण नहीं हुआ कि भाई कंपनी ने मुझे शेयर्स नहीं दिए। हर किसी को जितने मांगे उतने भले ही ना मिले हो, लेकिन उससे कम क्यों ना हो, हर किसी को कुछ ना कुछ शेयर्स मिलते हैं। ये है प्रोराटा अलॉटमेंट। कंपनी की समस्या का भी समाधान हो गया। कंपनी के पास 40,000 शेयर थे तो 40,000 इशू हो गए, ठीक है। और हर किसी एप्लीकेंट को थोड़े थोड़े शेयर्स मिल गए। अब इसमें एक चीज हो रही है, लेकिन वो आप देख रहे हो कि जैसे मिस्टर एक्स ने यदि 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसका मतलब उसने कंपनी को एप्लीकेशन मनी भी 20,000 शेयर्स का भेजा था। कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी भी उसने 20,000 शेयर्स का जमा किया था।
मिस्टर वाई ने यदि 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इसने भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को 20,000 शेयर्स का दिया था। कंपनी के बैंक अकाउंट में इसने भी 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जमा किया था। उसे थोड़ी पता था एप्लीकेशन करते समय कि कंपनी उसको 20,000 नहीं देगी, 16,000 नहीं देगी। उन्होंने तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करते गए। तो मिस्टर एक्स ने भी 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जमा किया था, मिस्टर वाई ने भी 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जमा किया था, और ये मिस्टर जेड ने क्योंकि इसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इसने 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया था। लेकिन अब इन तीनों को जितने शेयर्स का इन्होंने एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया उतने अलॉट नहीं किया कंपनी ने। जैसे मिस्टर एक्स को केवल 16,000 शेयर्स अलॉट किए गए, जबकि उसने 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया, और उसको ओनली 16,000 शेयर्स दिए गए। तो फिर इसका 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्सेस आ गया। उसी तरह मिस्टर वाई ने भी 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसने भी 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया, लेकिन उसको भी कंपनी ने ओनली 16,000 शेयर्स दिए, तो इसका भी 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में ज्यादा मतलब एक्सेस आ गया। और उसी तरह मिस्टर जेड ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसने 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया था, लेकिन उसको कंपनी ने केवल 8,000 शेयर्स अलॉट किए, तो उसका भी 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में ज्यादा आ गया, एक्सेस आ गया। इसको कहेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो कुल मिला के इन तीनों का, इसका 4,000 शेयर का, इसका 4,000 शेयर का, इसका 2,000 शेयर का, 4,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्सेस हो गया, ज्यादा आ गया इन तीनों की तरफ से, क्योंकि कुल मिला के इन्होंने 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी दिया था, तीनों ने कंपनी ने अलॉट किए 40,000। तो आपने देखा इसका 4,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया, इसका 4,000 का एक्सेस हो गया, इसका 2,000 का, कुल मिला के कंपनी के बैंक अकाउंट में 10,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस आ गया। अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या किया जाए? अब ये वैसे तो कंपनी ने वापस करना चाहिए, लेकिन कंपनी इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस नहीं करती जिसका है उसे, मतलब एप्लीकेंट्स को वापस नहीं करती, इसलिए कि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें से किसी भी शेयर एप्लीकेंट को कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया। यहाँ हर किसी को थोड़े थोड़े शेयर्स तो कंपनी ने अलॉट किए, भले जितने मांगे थे उतने नहीं दिए, उससे कम दिए, लेकिन शेयर्स तो दिए। जैसे मिस्टर एक्स को भले 20,000 नहीं दिए, 16,000 शेयर्स तो दिए हैं। मिस्टर वाई को भी भले 20,000 शेयर्स नहीं दिए, 16,000 तो दिए हैं। मिस्टर जेड को भी 10,000 शेयर्स नहीं दिए, लेकिन 8,000 तो दिए हैं। तो इनको सबको कुछ ना कुछ शेयर्स तो कंपनी ने अलॉट किए हैं, और जो भी शेयर्स इनको अलॉट किए, जितने भी शेयर्स अलॉट किए, उस पर कंपनी ने सपोज अभी केवल एप्लीकेशन मनी लिया है। अगर सपोज जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है तो कंपनी यदि इंस्टॉलमेंट पे ले रही है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पे पैसे ले रही है शेयर होल्डर से, तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा तो नहीं लिया है, थोड़ा बहुत लिया है एप्लीकेशन के साथ, बाकी तो आगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ऐसे विभिन्न इंस्टॉलमेंट में लेने वाली है कंपनी। तो फिर अब आगे भी तो इन लोगों से कंपनी को और पैसा लेना है। इनको बिल्कुल भी शेयर नहीं दिए ऐसा नहीं है, जितने शेयर दिए हैं, जैसे मिस्टर एक्स को 16,000 दिए, मिस्टर वाई को 16,000 दिए, मिस्टर जेड को 8,000 दिए, तो ये जितने शेयर अलॉट किए हैं उसका पूरा पैसा तो लिया नहीं कंपनी ने। अभी एक एक शेयर सपोज 10 रुपीज़ का है तो एप्लीकेशन के साथ जो भी ड्यू होगा उतना ही लिया है। आगे और अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, आगे कुछ और इंस्टॉलमेंट जरूर होंगे जिसका अमाउंट और लेना है। तो ये जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस आ गया है, बजाय इसको रिफंड करने के, कंपनी क्या करेगी कि इन लोगों के ऊपर आगे जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जैसे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, उस इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट इन लोगों पे ड्यू है उसमें इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर, और मिस्टर एक्स ने 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा था, जबकि कंपनी ने उसको अलॉट किए 16,000 शेयर्स।
तो उसका 4000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया ₹2 पर शेयर के हिसाब से 4000 शेयर्स इंटू ₹2 8000। तो ये 8000 रुपीज़ कंपनी क्या करेगी, उसको वापस ना करते हुए उसके ऊपर अगला इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होने वाला है उसको दिए हुए 16000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी का इंस्टॉल, उस अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट मिस्टर एक्स पे ड्यू होने वाला है उसमें ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है उसका 8000 रुपीज़ वो एडजस्ट कर देगी। मान लीजिए अगला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर है, तो मिस्टर एक्स को 16000 शेयर्स तो इशू किया है ना कंपनी ने, उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हो रहा है 16000 इंटू 5 80,000। तो वो 80,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी वैसे भी आगे और मिस्टर एक्स से लेना है, तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है 4000 शेयर्स का ₹8,000 वो वापस ना करते हुए वो जो आगे उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू होने वाला है 80,000 उसमें एडजस्ट कर देगी। उसमें एडजस्ट कर देगी मतलब अब जब उससे अलॉटमेंट मनी लेंगी तो उस पर ड्यू तो 80,000 हो रहा है 16,000 शेयर्स इंटू ₹5, लेकिन 18,000 ना लेते हुए उसमें 8,000 एडजस्ट कर देगी, जो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 4,000 शेयर का वो एडजस्ट कर देगी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 80,000 जो अलॉटमेंट मनी उस पर ड्यू हो रहा था उसमें का 8,000 तो उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, तो बचा हुआ 72,000 ही उससे फिर अलॉटमेंट के समय कंपनी लेगी। ठीक है, इसको ये इसका मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ऐसे प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होता है हर शेयर होल्डर का उसको कंपनी वापस न करते हुए आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देती है, जैसे पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना अधिक हो गया कि अलॉटमेंट पे जितना ड्यू हो रहा था शेयर होल्डर पे वो तो अमाउंट पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी से ही रिकवर हो गया, उसके बावजूद भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर बच जाता है तो फिर उसको अलॉटमेंट के भी बाद में जो इंस्टॉलमेंट है उसके अमाउंट में एडजस्ट कर देगी, जैसे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देगी। तो इसको एडजस्ट करेंगी, वापस नहीं करेंगी। ठीक है, इसको आगे के कॉल्स में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रोराटा अलॉटमेंट किस तरह से होता है, और उस केस में क्योंकि हर शेयर होल्डर का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो जाता है, वो इसलिए होता है कि उसने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी भेजा था, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने शेयर्स कंपनी उसको अलॉट नहीं कर रही, उससे कम शेयर अलॉट कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो जाता है कंपनी के पास। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे के कॉल में कंपनी एडजस्ट करती है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है, और प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो जाता है वो क्यों होता है और उसको कंपनी आगे क्या करती है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे केस में एंट्रीज होती कैसी है। उसके लिए आपको शुरू में एक क्वेश्चन स्क्रीन पे बताया गया है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। विजयालक्ष्मी कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, payable as ₹4 per share on application. Okay, ₹4 per share on application, ₹3 per share on allotment, and ₹3 per share on first and final call. Applications were issued by the company for 50,000 equity shares. And allotment was made by the company to all the applicants on pro rata basis. Okay. Allotment was made to all the applicants on pro rata basis. Surplus application money was adjusted towards amount due on allotment. All amounts receivable on shares were duly received by the company without any exception. ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी को 40,000 शेयर्स इशू करना थे और एक एक शेयर 10 रुपीज़ का था। इसको कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही थी, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन कंपनी के पास लेकिन 50,000 शेयर्स के लिए आए थे, और ठीक जैसा केस मैंने अभी आपको बताया बोर्ड पे वैसे केस इस क्वेश्चन ने दिया है। एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के लिए आए थे, कंपनी के पास देने के लिए थे केवल 40,000 शेयर्स, तो कंपनी ने 15,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया 40,000 शेयर्स का। मतलब
जितने भी एप्लीकेंट्स हैं हर किसी को उन्होंने जितने शेयर्स मांगे थे, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने ना देते हुए, जैसा मैंने बताया उसका 4/5 देते गए, ठीक है। और इसके कारण उनका जो एप्लीकेशन मनी सरप्लस हो गया, क्योंकि अब मैंने बताया पहले कि यहाँ हर शेयर होल्डर, शेयर एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन मनी ज़्यादा शेयर्स का भेजा, कंपनी उतने शेयर अलॉट नहीं कर रही, उससे कम कर रही, तो हर किसी का कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है, जिसको यहाँ क्वेश्चन में कहा गया सरप्लस एप्लीकेशन मनी। और वो क्या किया गया, उसका क्या किया गया, ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। सरप्लस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उस सरप्लस एप्लीकेशन मनी को आगे शेयर होल्डर पे जो अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ड्यू हो रहा है उसमें एडजस्ट कर दिया गया। इसका मतलब आगे अलॉटमेंट पे जितना मनी शेयर होल्डर्स पे ड्यू होगा उतना लेते हुए उसमें से उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो माइनस करके बचा हुआ अमाउंट ही लिया जाएगा उससे, ठीक है। क्योंकि जितना उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उतना अमाउंट जब हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे तो समझो अलॉटमेंट मनी उतना तो रिकवर हो गया उनका, जिस हद टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जितना उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उस सीमा तक तो समझ लो अलॉटमेंट मनी रिकवर हो गया। बचा हुआ अलॉटमेंट मनी कंपनी उससे बाद में लेगी। अलॉटमेंट का जब इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे तो उससे केवल शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में बचा हुआ अलॉटमेंट मनी, जो बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी है वही पे करेंगे, ठीक है। अब इस केस में एंट्रीज कैसी होती है देखते हैं। फर्स्ट एंट्री कैसी होगी, अब आप जानते हो कि कंपनी के शेयर्स बाय करने के जो कंपनी के इच्छुक बायर्स हैं, इच्छुक व्यक्ति है जो कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं, प्रॉस्पेक्टिव बायर्स ऑफ शेयर्स, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी जमा करते हैं। जितने शेयर्स उनको बाय करना है उसका एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। अब यहाँ तो टोटल 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी भी 50,000 शेयर्स का आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये जो पहली एंट्री होती है जब एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होता है, उस एंट्री का अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। यहाँ पे 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹4, तो 50,000 शेयर्स इंटू ₹4, 2 लाख रुपीस का अमाउंट हो रहा है। और फर्स्ट एंट्री कैसी होती है आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो ये एंट्री मैं यहाँ पे अब आपको बोर्ड पे करके बताऊँ, मैं सारी एंट्रीज यहाँ पे अब एक के बाद एक आपको बोर्ड पे बताऊंगा। देखिए प्रोराटा अलॉटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ कि किस तरह से एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से एंट्रीज होगी, उसमें अमाउंट कैसे लिखे जाएंगे, उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं लेजर फोलियो का कॉलम यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी आवश्यकता वैसे हम लोगों को नहीं पड़ती है। आप लोग एग्जाम में जरूर वो भी फॉर्म वो जो कॉलम है उसको ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में आपको जर्नल एंट्रीज के कॉलम्स ड्रॉ करके जर्नल एंट्रीज करना है, ठीक है। यहाँ मैं जगह की कमी की वजह से लेजर फोलियो का कॉलम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पर्टिकुलर्स का कॉलम
और ये अमाउंट के दो कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब फर्स्ट एंट्री कैसी होती है जब एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो मैं यहां लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। अब यार 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं और एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर, तो 50,000 इंटू ₹4, 2 लाख रुपीस का अमाउंट हो रहा है। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 2 लाख रुपीस से, और इस 2 लाख रुपीस को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री कैसे हो गई? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख। और इसका नरेशन आप लिख लेंगे, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे। बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। देखिए यहाँ पे आपको नरेशन में स्पेसिफिकली ये मेंशन करना जरूरी है कि एप्लीकेशन मनी 50,000 शेयर्स का है, क्योंकि कंपनी वास्तव में केवल 40,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी और ये एप्लीकेशन मनी है 50,000 शेयर्स का। तो आपको बताना पड़ेगा कि बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हमेशा तो हम क्या करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन मनी है जो बैंक अकाउंट में आया, जिसको हमने बैंक अकाउंट में डेबिट किया और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया फर्स्ट एंट्री में, इसको सेकंड एंट्री में इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना। और प्रीमियम नहीं रहा तो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यदि एप्लीकेशन मनी में कोई प्रीमियम इंक्लूड हो तो फिर 2 अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, कुछ सिंपली प्रीमियम में। पर जैसे इस क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, शेयर्स आर नॉट इशूड एट प्रीमियम, तो फिर इसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो वैसे तो फिर ऐसे केस में जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू ना हो रहे हो तो जितना अमाउंट एप्लीकेशन मनी का फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, वो पूरा अमाउंट सेकंड एंट्री में वहां से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फिर क्या एंट्री की जाती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से उस पूरे अमाउंट को रिवर्स करके वो पूरा अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। पर ये जो केस है आज का, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इसमें एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स के लिए आए और कंपनी ने इशू कम शेयर्स किए, और वो इशू भी प्रोराटा बेसिस पे, अलॉटमेंट जो किया है प्रोराटा बेसिस पे किया है। आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका कि यहाँ 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले हर एप्लीकेंट को टोटल 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले जो अलग अलग एप्लीकेंट्स हैं, किसी ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, किसी ने 1,000 के लिए, किसी ने 500 के लिए, टोटल 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन कंपनी ने किसी को भी जितने मांगे उतने शेयर नहीं दिए। कंपनी के पास सिर्फ 40,000 शेयर्स थे, इसलिए कंपनी ने हर एप्लीकेंट को जितने मांगे उसके 4/5 दिए थे, और जिसकी वजह से हर एप्लीकेंट का कुछ ना कुछ एक्सेस मनी एप्लीकेशन हो गया था, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। तो ये एप्लीकेशन मनी जो है ये ज़्यादा है, ये 50,000 शेयर्स का है, और कंपनी ने केवल लोगों को अलॉट किए 40,000 शेयर्स। तो जितने शेयर कंपनी ने लोगों को अलॉट किए उतने शेयर का एप्लीकेशन मनी कंपनी का कैपिटल बन सकता है। मतलब केवल उतने ही शेयर का एप्लीकेशन मनी यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। ये पूरा 2 लाख नहीं हो सकता, क्योंकि 2 लाख तो 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है और कंपनी ने अलॉट किए हैं ओनली 40,000 शेयर। तो इसमें से 40,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी होगा वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा, उससे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जो बचा हुआ एप्लीकेशन मनी है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हर शेयर होल्डर का, वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। तो उसके बारे में मैंने क्या बताया, उसको कंपनी वापस तो नहीं करेगी शेयर होल्डर के, उसको
वापस न करते हुए अगले शेयर होल्डर्स पे जो अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी उसमें एडजस्ट कर देगी, या उसको अलॉट वो इतना ज़्यादा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कि अलॉटमेंट पे जो अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है उसका अमाउंट तो पूरा रिकवर हो रहा है इसमें से, उसके बावजूद भी बच रहा है तो उसके बाद के इंस्टॉलमेंट में भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पहले देख लेते हैं कि इस 2 लाख में से कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो आगे के कॉल में अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमेशा की तरह हम एक काम करेंगे कि फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जितने अमाउंट से क्रेडिट किया था पहले उतने अमाउंट से सेकंड एंट्री में रिवर्स कर देते, मतलब आप उसको डेबिट कर देते। चलो मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को यहाँ डेबिट किया देता हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, जितने अमाउंट से पहले एंट्री में से क्रेडिट किया उतने अमाउंट से मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, मतलब वहां से रिवर्स कर दिया। अब इस 2 लाख में से हमने जितने कंपनी ने जितने शेयर्स अलॉट किए 40,000 शेयर्स, उसका एप्लीकेशन मनी कंपनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फिर कितना क्रेडिट होगा? कंपनी ने शेयर्स तो केवल 40,000 इशू किए हैं, तो 40,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है? पर शेयर एप्लीकेशन मनी ₹4, तो 40,000 का हो जाएगा 40,000 इंटू 4 1,60,000। उस 1,60,000 को हम इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओनली 1,60,000 ना, इस 2 लाख में का ओनली 1,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं, ठीक है, उसका ही अमाउंट केवल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, पूरा 2 लाख नहीं होगा। कंपनी ने शेयर्स 40,000 इशू किए, 40,000 का एप्लीकेशन अमाउंट हो रहा है 40,000 इंटू 4 1,60,000, वो 1,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब 40,000 रुपीज बच गया, ये अकाउंट तो 2 लाख से डेबिट हुआ था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को तो उसके आगे इसमें केवल 1,60,000 से क्रेडिट किया। ये 40,000 जो बचा हुआ है ये शेयर एप्लीकेंट्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। देखिए उन्होंने 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा था, क्योंकि अप्लाई 50,000 शेयर्स के लिए किया था, और कंपनी ने अलॉट किया ओनली 40,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स का उनका एप्लीकेशन मनी सबका कंपनी के पास एक्सेस हो गया था, और देखिए 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी का अमाउंट एक्जैक्टली 40,000 हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पर शेयर 4 रुपीज था, तो 10,000 इंटू 4 40,000, ये 40,000 इन सारे शेयर एप्लीकेंट्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, जो यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इस अकाउंट को हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 2 लाख से डेबिट किया केवल, किंतु उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट केवल 1,60,000 से क्रेडिट किया। ये 40,000 जो है, ये जो डिफरेंस है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का है, जो ज़्यादा आया है कंपनी के पास, और उसको मैंने बताया कि ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम शेयर होल्डर को वापस नहीं करेंगे, कंपनी से वापस नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, अगले इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उसमें एडजस्ट कर देंगे। मतलब जब शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी लेंगे कंपनी, तो जितना उन पर ड्यू है उससे 40,000 कम लेंगे, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, वो अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये 40,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इससे अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है उस पर जो अमाउंट ड्यू होने वाला है शेयर होल्डर पे, उसमें एडजस्ट करना है। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये 40,000 कंप्लीटली अगले इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में एडजस्ट होता है, या अगले इंस्टॉलमेंट का पूरा अमाउंट रिकवर होके भी कुछ इसमें से बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि सपोज जैसे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है वो तो पूरा इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया, और उसके बावजूद भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गया, बहुत ज़्यादा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो ऐसे केस में वो फिर जो रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने के बाद में बच रहा है, उसको हो सकता है आगे के इंस्टॉलमेंट में भी एडजस्ट करना पड़े। तो पहले देख लेते हैं कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है, पूरा हो रहा है या कुछ बच रहा है। तो देखिए
उसके लिए पहले किस तरह चेक करना है? अब ये देखना कि शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कितना हो रहा है। अब अलॉटमेंट मनी पर शेयर होल्डर पे ड्यू है 3 रुपीज और कंपनी ने अलॉट किए केवल 40,000 शेयर्स। याद रखना, अब आगे और सब्सक्रिप्शन के केस में मैंने पहले भी बताया था कि जो पहली एंट्री होती है बैंक कॉन्ट्रीब्यूटिव शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसका अमाउंट केवल क्या किया जाता है, जितने शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए उस पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहे हैं उनका अमाउंट नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड पे कैलकुलेट नहीं किया जाता, नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली अलॉटेड पे किया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली शेयर कंपनी ने केवल 40,000 शेयर से अलॉट किए हैं। जितने शेयर अलॉट किए भाई उसका ही तो अमाउंट आगे इंस्टॉलमेंट उतने शेयर का तो लेंगे। 50,000 शेयर्स तो कंपनी ने लोगों को अलॉट ही नहीं किए, थे ही नहीं उतने कंपनी के पास। कंपनी के पास 40,000 शेयर्स थे, 40,000 अलॉट किए हैं लोगों, तो 40,000 शेयर का ही अलॉटमेंट मनी लेंगे कंपनी। आप 40,000 शेयर्स, तो फिर आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हो या फर्स्ट कॉल की, उसका अमाउंट 40,000 शेयर पे ही कैलकुलेट करना होगा जितने शेयर अलॉट किए। तो अब अलॉटमेंट का अमाउंट हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होने वाला है। तो 40,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी ड्यू होने वाला है। अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹3, तो 40,000 शेयर्स इंटू ₹3 वो हो रहा है 1,20,000। अब वो टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है 1,20,000, जबकि ये सारे शेयर एप्लीकेंट का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है केवल 40,000। वो कितना है? केवल 40,000। तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 तो अलॉटमेंट वाले अमाउंट में आराम से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू हो रहा है शेयर होल्डर पे वो तो काफी जाएगा, वो 1,20,000 है, उसमें 40,000 आराम से एडजस्ट हो जाता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बल्कि उसके बावजूद भी और अलॉटमेंट मनी लेना बाकी है। तो इसका मतलब वो 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में। तो हम एक काम करते हैं, उस 40,000 को अभी से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि वैसे भी जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आता है तब एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो ऐसा मान लो कि जो अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू हो रहा था शेयर होल्डर पे, उसमें का 40,000 तो पहले ही आ गया कंपनी के पास। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 40,000, इसको जब हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि अलॉटमेंट का जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था उसमें का 40,000 ऑलरेडी आ गया है, वो ऑलरेडी बैंक अकाउंट में डेबिटेड है। 2 लाख में वो 40,000 शामिल है, क्योंकि उसमें से 1,60,000 ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, वो 40,000 इसमें शामिल ही है, तो ऑलरेडी बैंक अकाउंट में जब डेबिट हो ही चुका है। वैसे भी जब अलॉटमेंट मनी आता है बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऐसी एंट्री होती है। तो अलॉटमेंट मनी में का कुछ पार्ट ₹40,000 वो ऑलरेडी ऐसा समझ लो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पहले आ चुका है, इस 2 लाख में शामिल है, बैंक अकाउंट में तो डेबिटेड है ही वो 40,000 में। ठीक है, तो उसको अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट भी कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी बाद में जब अलॉटमेंट मनी आता है यही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब वो 40,000 अलॉटमेंट मनी का कुछ पार्ट पहले से ही बैंक अकाउंट में आ चुका है, इसमें डेबिटेड है, तो बैंक अकाउंट में तो ऑलरेडी डेबिटेड है, उसको अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अभी क्रेडिट कर देते हैं इसी एंट्री में। ठीक है, तो फिर एंट्री कैसे हो जाएगी, अब इसके आगे हम यहाँ लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 40,000 को अभी से हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किए। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में 2 लाख आया था, जिसको हमने फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट में डेबिट करके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। अब इसको वहां से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफर करने की एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। देखिए अब डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। ये 2 लाख का जो एप्लीकेशन मनी था, इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ओनली 1,60,000 क्रेडिट कर सके हम, क्योंकि जितने शेयर कंपनी ने एक्चुअल अलॉट किए उसका ही एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। कंपनी ने 50,000 नहीं केवल 40,000 शेयर्स इशू किए, तो 40,000 का एप्लीकेशन मनी 40,000 इंटू 4 1,60,000 उसको हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा था प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण 40,000, उसको हमने अभी से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मतलब इसको कहा जाएगा कि इसको अलॉटमेंट
वाले इंस्टॉलमेंट में हमने एडजस्ट कर दिया। तो आप ये दो एंट्रीज पहले देख लीजिए, ठीक। और देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख and equity share application account debit 2 lakh to equity share capital account minus 60,000 to equity share allotment account 40,000। देखिए, जो प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, तो ये सेकंड एंट्री जो होती है, जिसमें हम एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, ये एंट्री बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट इस एंट्री में दिखाना होता है, ठीक है। तो अब ये दो एंट्रीज आप देख चुके हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशन मनी की दो एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है शेयर होल्डर पे, तो एंट्री कैसी होती है आप जानते हो। जितना अलॉटमेंट का मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है, उतने अमाउंट से हम एक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नामक अकाउंट को डेबिट करके उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं उतने ही अमाउंट से जितना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट किया, बशर्ते कि अलॉटमेंट मनी में कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं। प्रीमियम इंक्लूड हो तो फिर जितना अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट किया जाता है, उतना सारा इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं होता। उसमें से कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम है। लेकिन आज के क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, इसलिए यहाँ तो कैसा होगा, जितना अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, उतना पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ अलॉटमेंट पे पर शेयर ड्यू है 3 रुपीज़। अब 3 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी ने 40,000 शेयर्स जो इशू किए, उसके ऊपर अमाउंट ड्यू हो रहा है 40,000 शेयर्स इंटू ₹3, मतलब 1,20,000। अब मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि चाहे अलॉटमेंट मनी हो, फर्स्ट कॉल मनी हो, सेकंड कॉल मनी हो, ये जितने भी एप्लीकेशन मनी के बाद के इंस्टॉलमेंट है, इनका अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है शेयर होल्डर पे, इसका कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली अलॉटेड बाय द कंपनी पे किया जाता है, न कि नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रेशियो। अलॉट किए कंपनी ने 40,000 शेयर और अलॉटमेंट मनी पर शेयर 3, तो ओनली 40,000 शेयर इंटू ₹3, 1,20,000 शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है। अब एक बात और बता देता हूँ, आप बोलेंगे कि सारे शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 40,000, जिसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करना चाहते थे, मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट जो उस पर ड्यू हो रहा है, उसमें से 40,000 हम कम लेंगे, क्योंकि 40,000 पैसे पहले ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा चुका है। तो ये बात सही है कि उनसे आप पूरा 1,20,000 लेना बाकी नहीं है, उन पर ड्यू जरूर हो रहा है 1,20,000, लेकिन सारे शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 हमने पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। मतलब ऐसा समझ लो कि 40,000 रुपीज़ तो अलॉटमेंट मनी उनका पहले रिकवर हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी के कारण, तो बचा हुआ 1,20,000 में से 40,000 माइनस करके बचा हुआ 80,000 ही शेयर होल्डर बैंक अकाउंट में पे करेंगे। अब 1,20,000 नहीं पे करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस था 40,000 वो कंपनी ने अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने के लिए रिटर्न कर लिया है, वापस नहीं किया। पर यहाँ जब ड्यू की एंट्री की जाएगी, तो ड्यू की एंट्री करते समय, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते समय आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 1,20,000 जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था, उसमें से 40,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। वो बात यहाँ आपको नहीं सोचना। यहाँ तो जितना भी अमाउंट अलॉटमेंट मनी का ड्यू हो रहा है शेयर होल्डर पे, ठीक है, विदाउट एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्चुअल अमाउंट जितना भी ड्यू हो रहा है वो उस अमाउंट की एंट्री आपको यहाँ करना है। यहाँ ये नहीं सोचना है कि भाई 40,000 उनका पहले से कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हुआ था, वो 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी के कारण उनका अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी 40,000 रिकवर हो चुका है, बचा हुआ 80,000 ही उनके ऊपर ड्यू है, ऐसा यहाँ नहीं सोचना है। यहाँ तो एक्चुअल जितना ड्यू है 40,000 इंटू ₹3, 1,20,000, फुल अलॉटमेंट मनी जितना ड्यू है विदाउट एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसकी एंट्री यहाँ करना है, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट मनी ड्यू तो हो रहा है 1,20,000, तो अब मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री यहाँ कर देता हूँ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। जितना अमाउंट एक्चुअली ड्यू हो रहा है शेयर होल्डर विदाउट एडजस्टिंग देयर एक्सेस एप्लीकेशन उतने पूरे अमाउंट की ड्यू की एंट्री आपको करना है अलॉटमेंट मनी ड्यू की। और वो कैसी होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अपन 1,20,000। एंट्री देख लीजिए। अब एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने से लेके अलॉटमेंट मनी ड्यू तक की एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद ये अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है उस समय कैसी एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब वो एंट्री हमें करना है, लेकिन अब इस एंट्री को करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में 1,20,000 नहीं आने वाला, क्योंकि शेयर होल्डर आप उनके ऊपर ड्यू जरूर था 1,20,000, लेकिन वो 1,20,000 आप कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं करेंगे, क्योंकि उन सबको पता है, कंपनी ने पहले एडवाइस कर दिया है कि आप लोगों का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 40,000 सबका, वो हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब अलॉटमेंट मनी हर शेयर होल्डर भरेगा तो जितना उस पर ड्यू है उतना नहीं भरेगा कंपनी के बैंक अकाउंट में। उसको पता है कि उसका कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो ऑलरेडी कंपनी क्या कर रही है, उसके ऊपर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू है उसमें एडजस्ट कर चुकी है। यानी अब उसको हर शेयर होल्डर उतना अमाउंट नहीं भरेगा जितना उसके ऊपर ड्यू है। उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो उसमें से रिड्यूस करके बचा हुआ अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सारे शेयर होल्डर पे 1,20,000 ड्यू है, लेकिन सभी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 पहले से कंपनी के पास आके पड़ा हुआ है, और उतना अमाउंट अब कंपनी क्या करना चाहती है, अलॉटमेंट के समय उनसे कम देना चाहती है, क्योंकि वो 40,000 ऑलरेडी वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 40,000 था उसके कारण ऐसा समझ लीजिए कि अलॉटमेंट पे जितना मनी ड्यू हुआ था 1,20,000 उसमें का 40,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था एक्सेस एप्लीकेशन मनी से। तो अब शेयर होल्डर केवल 80,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। किस तरह? उनका ड्यू हो रहा था 1,20,000, उसमें से उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ 80,000 ही वो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। तो अब कंपनी के बैंक अकाउंट में 1,20,000 नहीं आएगा। इस 1,20,000 से ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ऑलरेडी एडजस्टेड है 40,000 वो माइनस करके 80,000 ही आएगा। तो ये जो एंट्री होगी वो केवल 80,000 की होगी। अब मैं ये पहले की एंट्रीज यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, आगे की एंट्रीज करने के लिए। और ये सारी एंट्रीज आपको स्क्रीन में बताई गई है। देखिए, तो अब नेक्स्ट एंट्री कैसी होती है जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन मैंने बताया कि अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू जरूर था 1,20,000, लेकिन अब बैंक अकाउंट में 1,20,000 नहीं आएगा। वो सारे शेयर होल्डर का जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था 40,000, वो मान लीजिए ऑलरेडी कंपनी ने एडजस्ट कर दिया है, तो आप केवल 80,000 आने वाला है, ठीक है। तो 1,20,000 में से 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करने के बाद बचा हुआ 80,000 ही बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो फिर एंट्री कैसी हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80। ये हो गया अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने वाली एंट्री। अब आपसे मैंने कहा था
ये तो हमें पहले ही पता था कि भाई जो शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 1,20,000 वो बैंक अकाउंट में अब नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था 40,000, उतना अमाउंट टू दैट एक्सटेंट अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिकवर्ड हो गया है। 1,20,000 में से 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी के कारण रिकवर हो चुका है, तो केवल 80,000 ही शेयर होल्डर बैंक अकाउंट में पे करेंगे। तो सच बोले तो 80,000 ही शेयर होल्डर पे आना बाकी था अलॉटमेंट। फिर भी आपने ड्यू की एंट्री जब की अलॉटमेंट में, तो उस एंट्री में तो अमाउंट 1,20,000 ही लिखा, उसमें आपने लिखा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। वहाँ क्यों नहीं लिखा 80,000? उसका रीज़न ये है कि अब आप थोड़ा सा ये सारी एंट्रीज आपके सामने स्क्रीन पे भी है, इनको देख के थोड़ा सोचिए कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के जो लेजर अकाउंट है उसकी पोजीशन अभी कैसी है, और अगर हम वो ड्यू की एंट्री में ही अगर 1,20,000 की जगह 80,000 की एंट्री करते तो कैसे होती। देखिए अभी कैसे, आपने सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पहले से 40,000 से क्रेडिट कर दिया था, और उसके बाद में फिर एक बार और जब ये बैंक अकाउंट में वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी आया, ठीक है, तब और उसको 80,000 से क्रेडिट कर दिया। देखिए सेकंड एंट्री में ऑलरेडी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने 40,000 से क्रेडिट किया था, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नामक जो लेजर अकाउंट रहेगा कंपनी का, उसके क्रेडिट साइड में ऑलरेडी 40,000 रिकॉर्ड हो गया था, ऐसा मान लीजिए। और अभी इस एंट्री में आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अगेन 80,000 से क्रेडिट किया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो लेजर अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में फिर और आ गया 80,000। तो क्रेडिट साइड में एक बार 40,000 और 80,000 ये दो अमाउंट रिकॉर्ड हो गए, और ड्यू की एंट्री में उसी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया था 1,20,000 से, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नामक जो लेजर अकाउंट है उसके डेबिट में 1,20,000 का अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, और उसके अलावा डेबिट में तो और कुछ नहीं हुआ। तो उसके डेबिट में 1,20,000 है, और उसके क्रेडिट में एक बार 40,000 दूसरी बार 80,000, तो टोटल क्रेडिट की टोटल भी उसकी 1,20,000 हो रही है, और डेबिट में भी 1,20,000 का अमाउंट लिखा है, तो डेबिट की भी टोटल 1,20,000 हो गई। तो इसका मतलब वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नामक जो अकाउंट है, वो जो लेजर अकाउंट है, वो क्लोज हो गया, उसके डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल है। देखिए आपने उसको केवल एक बार डेबिट किया है अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में 1,20,000 से, लेकिन क्रेडिट दो बार कर दिया, पहले सेकंड एंट्री में 40,000 से क्रेडिट कर दिया, और अभी इस एंट्री में और 80,000 से क्रेडिट कर दिया, तो 40,000 प्लस 80,000 वो 1,20,000 से क्रेडिट भी हो गया। डेबिट एक ही बार में 1,20,000 से हुआ था, लेकिन क्रेडिट दो बार, एक बार 40,000 एक बार 80,000, तो क्रेडिट भी टोटल क्रेडिट भी वो 1,20,000 से हो गया वो अकाउंट, और डेबिट भी 1,20,000 से हो गया। डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए उसके, इसका मतलब वो अकाउंट क्लोज हो गया, और वो क्लोज हो गया इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट मनी पूरा रिकवर हो चुका, किसी भी शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी आना बकाया नहीं है, जितना शेयर होल्डर पे ड्यू था वो पूरा रिकवर हो चुका है, इसलिए वो अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने गलती से वो जो अलॉटमेंट मनी ड्यू वाली एंट्री है उसी एंट्री में अमाउंट 80,000 लिखा होता है, ये सोच के कि भाई 40,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो ऑलरेडी अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्टेड है, तो आप शेयर होल्डर से केवल 1,20,000 में से 40,000 तो ऑलरेडी रिकवर है, 80,000 ही लेना है। ऐसा सोच के यदि आपने ड्यू के एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 80,000 से डेबिट किया होता तो कैसी स्थिति होती थी, फिर वो एक बार डेबिट होता 80,000 से ड्यू की एंट्री में, लेकिन वो क्रेडिट पहले एक बार 40,000 से हो गया सेकंड एंट्री में, और अभी जो हमने जस्ट अभी जो एंट्री की उसमें 80,000 से और क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट होता वो दो बार, एक बार 40,000 से क्रेडिट हो गया 80,000 और दूसरी बार 80,000 से क्रेडिट हो गया, तो उस अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल हो जाता 1,20,000, लेकिन डेबिट का टोटल, डेबिट पे एक बार आपने सिर्फ उसको 80,000 से डेबिट किया, तो डेबिट में होता सिर्फ 80,000, उसका डेबिट का टोटल होता 80,000, क्रेडिट का होता 1,20,000, तो वो अकाउंट क्लोज ना होता, बल्कि दोनों साइड उसके बैलेंस नहीं होती, बल्कि वो 40,000 का क्रेडिट बैलेंस बताने लगता। अब देखिए ये क्रेडिट बैलेंस तो बता ही नहीं सकता भाई, वो अकाउंट हम ओपन इसलिए करते हैं कि जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू है
उतना आ रहा है या नहीं ये देखने के लिए। यदि वो पूरा अमाउंट आ जाए तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, उसको बैलेंस ही नहीं आता, क्रेडिट बैलेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जितना डेबिट में लिखा है उतना ही क्रेडिट में होना चाहिए। जैसे डेबिट किया था 1,20,000 से ड्यू की एंट्री में, तो उस अकाउंट के क्रेडिट में भी किसी तरह से 1,20,000 आना जरूरी है। या ड्यू की एंट्री में आपने 1,20,000 से डेबिट किया तो क्रेडिट भी 1,20,000 से हो गया, एक बार सेकंड एंट्री में ही 40,000 से क्रेडिट हो गया, अभी 80,000 से हो गया। 40,000 प्लस 80,000 1,20,000 दोनों साइड बैलेंस हो गए, क्योंकि पूरा अलॉटमेंट मनी रिकवर हो चुका है। क्रेडिट बैलेंस कैसे आएगा उसको? लेकिन अगर आप उसको ड्यू की एंट्री में 80,000 से डेबिट करते इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, तो विचित्र स्थिति होती थी। फिर उस बहुत विचित्र स्थिति हो जाती थी उसमें। वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का डेबिट साइड 80,000 के टोटल बताता था और क्रेडिट साइड 1,20,000। ऐसा लगता कि कुछ शेयर होल्डर का गलती से जो अलॉटमेंट मनी है वो ज़्यादा आ गया है, गलती से वो ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। इसका मतलब कुछ एक्सेस अलॉटमेंट मनी आ गया है 40,000, और जो हमें ऐसा लगता है कि वापस करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। पर वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है, हमारे पास उनका कोई अलॉटमेंट मनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आया है। ठीक है, वो जितना आना था उतना ही आया है। वो 1,20,000 ड्यू था, 1,20,000 ही आया। इतना ही हुआ है कि इन शेयर सारे एप्लीकेंट्स का एक एप्लीकेशन मनी एक्सेस था 40,000, जिसको हमने अलॉटमेंट में पहले से एडजस्ट कर दिया, और बचा हुआ 80,000 बाद में और आ गया। तो बराबर 1,20,000 ड्यू था और 1,20,000 ही आया भी है, इसलिए वो अकाउंट क्लोज होना चाहिए। और वो अकाउंट क्लोज हो, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ड्यू की एंट्री जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे वास्तव में ड्यू हो रहा है, ठीक है, उतने अमाउंट से करें, न कि उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करके जो अमाउंट आएगा उससे। जैसे यहाँ पे ड्यू हो रहा था 1,20,000, तो ड्यू की एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट भी 1,20,000 से करो, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट भी 1,20,000 से करो। और वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 उसमें एडजस्ट किया जाना है, वो एडजस्ट करो आप जब वो अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आएगा तब एडजस्ट करो। तब आप क्या करो कि जितना ड्यू था अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे, उसमें से उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी काट के, क्योंकि वो उतना पहले से ही रिकवर हो गया, बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे बैंक अकाउंट में डेबिट करो और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो, जैसा आज हमने किया। एक्चुअली ड्यू हो रहा था शेयर होल्डर पे 1,20,000, ड्यू की एंट्री में तो हमने बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 1,20,000 से डेबिट किया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को भी 1,20,000 से क्रेडिट किया। लेकिन जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया तब हमने उस 1,20,000 से सारे शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट 80,000 वो बैंक अकाउंट में डेबिट किया और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया। ये बहुत ज़रूरी है। ये जब भी प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट होगा तो एक तो जो सेकंड एंट्री है जिसमें एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल में, वो एंट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें कुछ एप्लीकेशन मनी तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण वो वहाँ क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, वो आगे के कॉल में एडजस्ट करना पड़ता है, तो कितना आगे के कॉल में एडजस्ट करना है, क्या करना है, वो एंट्री बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और उसी तरह फिर अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है तो उसका कैलकुलेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट में अक्सर ऐसा होता ही है कि जो भी एप्लीकेशन मनी है वो एक्सेस हुआ है, हर शेयर होल्डर का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस हुआ है जो अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में पहले से एडजस्टेड है। तो अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है तो उतना नहीं आएगा जितना ड्यू की एंट्री में आपने बताया है, उससे कम आता है। तो ये अलॉटमेंट मनी जो बैंक अकाउंट में रिसीव होता है इसका कैलकुलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोराटा वाले केस में। चलिए, अब अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है वो एंट्री भी हम कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट मनी की 2 एंट्री हो गई। अब बस आज के क्वेश्चन में तो एक लास्ट इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का था और वो 3 ही इंस्टॉलमेंट में मंगा ली थी कंपनी। एप्लीकेशन पे ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर और फर्स्ट टाइम फाइनल पे ₹3 पर शेयर। तो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी की एंट्रीज हो चुकी है। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री।
अब आप जानते हो ये एंट्री कैसी होती है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो मैं वो एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कितना होगा, जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल वाले इंस्टॉलमेंट पे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है उतना अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। अब फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है तो फिर आपको यहाँ लिखना चाहिए, देखिए अगर कोशिश करना चाहिए कि भाई ये फाइनल कॉल है तो इसको इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम दिया जाए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि यदि फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है तो फिर उस अकाउंट का टाइटल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ना देते हुए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देना चाहिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कितना होगा, जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू है। अब यहाँ पे कंपनी 3 ही इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है मनी, 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के साथ 4 रुपये मंगा चुकी पर शेयर, 4 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, अलॉटमेंट में ₹3 पर शेयर मंगा चुकी तो 4 + 3 7 रुपीज़ तो पहले वाले 2 इंस्टॉलमेंट में मंगा चुकी कंपनी, 10 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ मंगा चुकी, ठीक है, 4 + 3 7 रुपीज़ मंगा चुकी। अब बचा कितना, 3 रुपीज़ जो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू है। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे यदि पर शेयर 3 रुपीज़ ड्यू है और कंपनी ने इशू किया ओनली 40,000 शेयर्स, फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि कंपनी ने जितने शेयर अलॉट किए उस पे ही फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, ना कि 50,000 शेयर पे। तो 40,000 शेयर्स इंटू ₹3 1,20,000 यहाँ फर्स्ट कॉल पे ड्यू हो रहा है, ठीक है। तो फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, और इसका नेशन आप लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा कंपनी के, तब कैसी एंट्री होती है वो भी आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट तो इतना ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का अमाउंट जो ड्यू हो रहा था, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसका जो अमाउंट ड्यू हो रहा था शेयर होल्डर पे वो 1,20,000 था। अब ये 1,20,000 तो पूरा ही आना है शेयर होल्डर की तरफ से, क्योंकि उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 40,000 वो इतना कम था कि वो केवल अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में ही एडजस्ट हो पाया था, बल्कि अलॉटमेंट का भी और बचा हुआ अमाउंट उनसे बाद में लेना पड़ा हमें 80,000। तो इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी में का एक पैसा भी फर्स्ट कॉल रिकवर करने के काम नहीं आया था। तो फर्स्ट कॉल का तो जितना अमाउंट ड्यू है शेयर होल्डर पे 1,20,000 वो पूरा ही आने वाला है अब शेयर होल्डर से, उसमें कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड नहीं है ना। तो फिर 1,20,000 पूरा जब बैंक अकाउंट में आएगा तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,20,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। देखिए ड्यू की एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, और ये फर्स्ट कॉल मनी यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आया तब एंट्री कैसी हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। अब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो ड्यू की एंट्री में डेबिट किया था 1,20,000 से यहाँ क्रेडिट हो गए 1,20,000 से।
इसका मतलब उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, वो अकाउंट क्लोज हो गया। और अकाउंट क्लोज होना ही चाहिए था, क्योंकि जितना अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का शेयरहोल्डर पे ड्यू हो रहा वो पूरा आ चुका। तो अब आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होने तक की सारी इंटरेस्ट हो गई। देखिए ये बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी जब आया उसकी एंट्री हो गई, ये उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री हो गई, और ये फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आ गया उसकी एंट्री हो गई। और फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट ही लास्ट इंस्टॉलमेंट था, आखिरी इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी ड्यू का एंट्री और बैंक अकाउंट में उसका मनी रिसीव होने की एंट्री हो गई। इसका मतलब आज के इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज खत्म हो गई। आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ था। प्रोराटा बेसिस क्या है वो भी मैं अच्छी तरह समझा चुका, और उसमें किस तरह से हमने एंट्रीज की, कितना अमाउंट शेयर होल्डर का एप्लीकेशन मनी का एक्सेस आ गया था कंपनी के बैंक अकाउंट में, उसको किस तरह से अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको विस्तार पूर्वक समझा चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये आप सभी को भली भांति समझ चुका होगा। अब इसके बाद हम अभी ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस के और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। केवल एक क्वेश्चन से आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ और क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस थोड़ी बहुत वैरायटी लिए हो सकते हैं, उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दो चीज़ें इंक्लूड कर दूँ। एक तो और सब्सक्रिप्शन हो रहा है जिसके कारण अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे किया जा रहा है, मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, और साथ में जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू कर रही है कंपनी। आज के केस में शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहे थे, एट पार इशू हो रहे थे। हो सकता है अगला क्वेश्चन मैं ऐसा करवाऊंगा जिसमें शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं और कंपनी को प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि इशू और सब्सक्राइब हो गया है। तो हम अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे, और वो ऐसा होगा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। तो तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। आज का ये जो लेक्चर था उसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।